Hello students, this is Praveen and you are watching YouTube channel Physics a Step Ahead। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस को देखने से पहले हमें ये देखना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे क्रिकेट को अगर हमें समझना हो या क्रिकेट को एक्सप्रेस करना हो, कमेंट्री देनी हो या कमेंट्री को सुनना हो, तो क्रिकेट से रिलेटेड टर्म्स हमें पता होने चाहिए। नो क्या होता है, वाइड क्या होता है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है ना। या फिर ग्राउंड में जो पोजीशंस हैं उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे मिड ऑफ क्या होता है, मिड ऑन क्या होता है ना, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ क्या होता है। अगर ये सब चीज हमें नहीं पता है तो हम कमेंट्री को समझ भी नहीं सकते हैं और ना ही कमेंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स के जो नियम और कानून हैं उनको समझने के लिए हमें फिजिक्स के क्वांटिटीज को जानना पड़ेगा। कुछ क्वांटिटीज के बारे में जानना होगा और उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच laws and principles of physics can be expressed. So what is physical quantities? Quantities in terms of which laws and principles of physics can be expressed। वो क्वांटिटीज जिनके टर्म में हम लोग फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज की एक खासियत है कि इसे हम मेजर कर सकते हैं, है ना। मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है साइंस में, खास करके फिजिक्स में, तो है ना, क्योंकि हम जो कुछ भी फिजिक्स में जानते हैं आज उसमें मेजरमेंट का एक वाइटल रोल रहा है ना। इसलिए हम लोग फिजिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस भी कहते हैं, है ना। सो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। लेकिन ये मेजरमेंट कैसे होगा? तो इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, बट वी आर टेकिंग इट एज अ फन कि जिसे हम मेजर कर सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे और जिसे नहीं कर सके उसे नहीं कहेंगे। यहां पर मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूं, जैसे मास, ब्यूटी, फोर्स, लव, वर्क, एंगर। हम लोग मास मेजर कर सकते हैं या नहीं, और तुम जानते हो कि मास को मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्केल है ना। वो किलोग्राम है, ग्राम है या क्विंटल है ना, बहुत सारे यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम मास को मेजर कर सकते हैं बिकॉज वी हैव स्केल। बट व्हाट अबाउट ब्यूटी? खूबसूरती को हम माप सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वे में खूबसूरती की बात जरूर कर सकते हैं। खूबसूरती के भी पैमाने हैं, अलग अलग कंट्रीज में खूबसूरती के अलग अलग पैमाने हैं, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट वे में है ना। गुलाब ज्यादा खूबसूरत है या कमल, है ना।
ये नहीं डिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रॉपर स्केल नहीं है ना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोगों ने अभी तक डेवलप नहीं किया है जिससे कि हम ब्यूटी को मेजर कर सके, है ना। हम लोग लिटरेचर में कहते भी हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, खूबसूरती देखने वालों की आंख में होती है। सो ब्यूटी को फिजिकली हम मेजर नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट फोर्स? हम जानते हैं फोर्स के बारे में, फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं क्यों, और ये भी जानते हैं कि फोर्स का जो स्केल है वो क्या है, न्यूटन है, डाइन है ना। तो फोर्स मेजर किया जा सकता है, बट व्हाट अबाउट लव? क्या हम लोग प्रेम को, प्यार को, मोहब्बत को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एब्स्ट्रैक्ट वे में कर सकते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं कि यस लव कैन बी मेजर्ड, लेकिन फिजिकल सेंस में लव का कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्केल डेवलप नहीं हुआ है ना। तुम अपने पेरेंट्स से जब बात करते हो, और अगर दो भाई बहन हो तो तुम क्या पूछते हो कि बताओ पापा, बताओ मम्मी, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, और वो तुमको बड़े आराम से कह देते हैं कि हम अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। बट उसका कोई स्केल नहीं है ना, वो इमोशनल एस्पेक्ट है, वहां सही है, बट हम फिजिक्स के लैंग्वेज में जब बात करेंगे तो कोई लव को मेजर करने का पैमाना हमारे पास नहीं होता है। लेकिन हम वर्क को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क के स्केल डिफाइंड है। लेकिन एंगर को हम मेजर कर सकते हैं या नहीं? कहता है बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। गुस्से का, क्रोध का कोई पैमाना नहीं है। लिटरेचर में हम भले ही कह दें कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कोई 7वां आसमान नहीं है। साइंस में हम कह देते हैं वो गुस्से से आग बबूला है, बट देयर इज नो सच फायर, है ना। हम नहीं जानते हैं कि इसको हम कैसे मेजर कर सकेंगे, है ना। तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, और जिसे हम मेजर कर पा रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। ये हमने सिर्फ फन के तौर पर तुम्हें बताने की कोशिश की है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो हमने बात करी यहाँ कि जो मेजरमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है, इसका क्या मतलब होता है? चलो आओ देखें। So measurement of a physical quantity is of two types. एक तो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट का और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का? तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा मोहल्ला शहर के बाजार से दूर है, और बाजार से सब्जी वगैरह लाने में काफी दिक्कत होती है, तो सब्जी वाला वहां पहुंच जाता है बेचने के लिए। और कई बार तुम अक्सर देखे होंगे कि वो अपने झोले से एक पत्थर का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा निकालता है, उसके पास वो लोहे का बाट नहीं होता है, और तुम कहते हो कि 1 किलो सब्जी डाल दो, तो वह एक पलड़े में उस पत्थर के टुकड़े को रखता है और एक पलड़े में सब्जी रखता है। तुम उससे पूछते हो कि ये क्या है, तो वो बोलता है कि ये 1 किलोग्राम है ना, और तुम उसे मान लेते हो अगर तुम्हें सब्जी लेना है तो। ये जो मानना है ना, यही डायरेक्ट मेजरमेंट का अप्रोच होता है। अब कुछ दिन के बाद तुम्हारे पूरे मोहल्ले में सबको पता है कि उस पत्थर के टुकड़ा का वजन कितना है, 1 किलोग्राम है। अब तुम उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के किसी भी बच्चे से पूछ लो मोहल्ले में, वो तुम्हें क्या बताएगा
कि ये 1 किलोग्राम है ना। अब उल्टा करके पूछ लो कि व्हाट इज 1 किलोग्राम, तो बच्चे बोलेंगे कि वो सब्जी वाला अपने साथ जो पत्थर का टुकड़ा लाता है उसी का वजन, उसी का मास 1 किलोग्राम है। अब इसी को एक स्टेटमेंट के तौर पर हम दोहराएं कि 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ स्टोन पीस कैरीड बाय सब्जी वाला, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है यह डायरेक्ट मेजरमेंट का प्रोसीजर है। यानी डायरेक्ट मेजरमेंट कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी प्रोसीजर की बात करें, किसी विधि की बात करें, है ना, और वो जो स्टेटमेंट होगा प्रोसीजर का वह एक डिफिनीशन के तौर पर होगा और उस डिफिनीशन को हम ऑपरेशनल डिफिनीशन कहते हैं। बच्चों, हमारे पास जो अभी स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम है उसमें और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है कि एक पत्थर के टुकड़े में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हमारा अभी का स्टैंडर्ड है 1 किलोग्राम। पेरिस के एक म्यूजियम में एक प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है जिसका मास 1 किलोग्राम है। सो व्हाट इज 1 किलोग्राम? इट इज मास ऑफ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन अ म्यूजियम इन पेरिस। अब देखो, तुम इसको कंपेयर करो कि वहां भी वो मान लिया गया है कि ये 1 किलोग्राम है ना? यानी एक सर्टेन अमाउंट को 1 किलोग्राम मान लिया गया और उसको डिफाइन कर दिया गया प्रॉपर वे में, तो वो हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। यानी डायरेक्ट मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? इन डायरेक्ट मेजरमेंट a procedure is defined to measure a physical quantity। हम लोग एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं ताकि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, और वो जो प्रोसीजर है वो डिफिनीशन के तौर पर यूज किया जाता है और उसे हम लोग एक नाम देते हैं ऑपरेशनल डिफिनीशन, है ना। द डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर टू मेजर a physical quantity is called operational definition। वो क्या कहलाता है? ऑपरेशनल डिफिनीशन कहलाता है। यानी ऐसा डिफिनीशन, है ना, जो एक प्रोसीजर के टर्म में हो जिससे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, वो ऑपरेशनल डिफिनीशन कहलाता है। और एक खास बात यह है कि हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को ऑपरेशनल डिफिनीशन से डिफाइन नहीं करते हैं। हम लोग जो हमारे पास अवेलेबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से कुछ सर्टेन सेलेक्टेड फिजिकल क्वांटिटी को ही ऑपरेशनल डिफिनीशन से डिफाइन करेंगे, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज को ऑपरेशनल डिफिनीशन से डिफाइन करेंगे उसे हम लोग फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज are defined by operational definition। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट किए जाएंगे, होते नहीं है, वी सेलेक्टेड, है ना। तो जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट किए जाएंगे उनको ऑपरेशनल डिफिनीशन से डिफाइन करना होगा, और ये बड़े स्पेशल डिफिनीशन होते हैं।
हम लोग आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसे। इसमें एक और खास बात होती है कि जो भी एक सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होगा वह आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। वी राइट हियर, है ना? इन अ गिवन set of fundamental physical quantities, they are independent of each other. You must properly. इसका ये मतलब हुआ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट करने का हमारे पास दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कि जिसको भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिस्ट में सेलेक्ट करें वो आपस में एक दूसरे से क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी बात कि जिसे भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट करेंगे दे शुड बी डिफाइंड ऑपरेशनली। उसके मेजरमेंट का प्रोसीजर हमें बताना पड़ेगा, तो उसके एक ऑपरेशनल डेफिनेशन होंगे, उसके बिना फंडामेंटल सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये दो क्राइटेरिया होना मस्ट है। चलो, व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट मेजरमेंट? इनडायरेक्ट मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ? तो कहता है कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोग कोई प्रोसीजर डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि उस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूलेशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लें कि हमने फंडामेंटल में मास, लेंथ और टाइम लिया। सपोज करो मास को लिया, लेंथ को लिया और टाइम को ले लिया कि ये तीनों फंडामेंटल है। सबसे तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये है या नहीं है। तो मास को डिफाइन करने में लेंथ और टाइम की कोई जरूरत हमें नहीं होती है। उसी तरह लेंथ को डिफाइन करने में मास और टाइम की जरूरत नहीं है, और टाइम को डिफाइन करने में मास और लेंथ की जरूरत नहीं है। सो यस, वी कैन सेलेक्ट मास, लेंथ एंड टाइम एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैंने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया तो स्पीड हम जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस एक लेंथ है, सो स्पीड इज लेंथ बाय टाइम। अब यहां देखो, हमने एक फॉर्मूलेशन किया स्पीड को डिफाइन कर लेने का। क्या फॉर्मूलेशन है? कि स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बाय टाइम, यानी लेंथ बाय टाइम। अब स्पीड लेंथ और टाइम पर डिपेंड किया, यानी हमारे सिलेक्टेड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड किया। इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर किया गया है, स्पीड यहां पर कैसे मेजर किए हैं? इनडायरेक्टली मेजर किए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि मास, स्पीड और टाइम को मैंने फंडामेंटल सेलेक्ट कर लिया, ये भी इंडिपेंडेंट है। ऐसी स्थिति में लेंथ फंडामेंटल नहीं होगा, क्योंकि तब हम लेंथ लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम, यानी हमारे सेलेक्टेड फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है लेंथ। उस केस में लेंथ इनडायरेक्टली मेजर होगा, और जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं उसे हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो व्हाट in indirect measurement, a way is defined to calculate a physical quantity. और जिससे भी हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो वी कैन से दैट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इनडायरेक्टली। कैसे मेजर किया जाएगा? वो इनडायरेक्टली मेजर किया जाएगा। और एक खास बात क्या, कि जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। सो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं और डायरेक्ट मेजरमेंट से हम लोग फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि यूनिट क्या होता है। सो यूनिट जिसे तुम लोग इकाई कहते हो, है ना, तो ये यूनिट क्या होता है, इसको थोड़ा समझना होगा हमें। हम अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हैं तो उसी फिजिकल क्वांटिटी के सर्टेन अमाउंट को हम वन मान लेते हैं और कंपेयर करते हैं कि वह जिसे हमने वन माना है वह कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास गेहूं का एक ढेर है ना? ये हीप है कोई, और हमें इसे मेजर करना है, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है और कुछ नहीं मेजर करने के लिए। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये जो डब्बा है इस डब्बे में इसे भरेंगे और देखेंगे कि ये कितनी बार भरा गया, है ना। सपोज करो कि ये n टाइम्स हमने भर दिया, यानी यहां पर ये कितना हो गया, ये ढेर n डब्बा। n यहां पर क्या हो गया, ये नंबर है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो डब्बा है ना, यही डब्बा क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, क्योंकि हम इसी डब्बा को वन माने हैं और इसी के टर्म में हम इसे बार बार मेजर करते हैं। हमारे घर में ट्रेडिशनली ढेर सारा यूनिट यूज होते रहता है, बट हम कभी ध्यान से नहीं देखते हैं या उतना फोकस्ड नहीं रहते हैं कि अच्छा ये भी यूनिट है। जैसे तुम्हारे घर में चावल अगर बनता है, पकता है, तो देखते होगे अक्सर मम्मी क्या करती है कि एक डब्बा रखती है और घर में कितने खाने वाले लोग हैं, कितने मेंबर हैं, उसके हिसाब से वो चावल नाप के दे देती है। वो जो डब्बा हुआ वो तुम्हारा यूनिट हुआ, है ना। चाय बनाते वक्त मम्मी चाय पत्ती डालती है चम्मच से, कितने लोग चाय पिएंगे या कितना चाय बन रहा है उस हिसाब से चाय पत्ती और चीनी डाला जाता है ना। तो ये सब यूनिट है। या पड़ोसी से जब तुम कोई सामान लेते हो या उसे देते हो तो एक डब्बे में भर के देते हो, है ना, वो एक तरह से यूनिट है कि अगर तुमने उसे चीनी दिया तो 3 कप चीनी उसे दिया है, तो वो 3 कप होना यूनिट होता है। यानी इसका एक नाम दे दो, अगर इसी को मैं कप कह रहा हूं और ये N50 है तो मैं कहूंगा कितना चावल है, क्या मेजरमेंट आया चावल का, तो 50 कप आया, है ना। तो ये अमाउंट क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज व्हाट, it is number into unit.
अगर मैं मैग्नीट्यूड को m लिखूं, नंबर को n लिखूं, यूनिट को u लिखूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा m बराबर nu, है ना। तो यूनिट क्या हुआ? यूनिट हुआ कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो हम उसी फिजिकल क्वांटिटी के सर्टेन अमाउंट को, सर्टेन स्टफ को वन कह देते हैं, है ना। और फिर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स दैट वन इज इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट, है ना। यही यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट चुनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, ये आर्बिट्ररली चूजन होता है। जैसे तुम्हारे घर में चावल का जो कप होगा या ग्लास होगा या कटोरा होगा, वो मेरे घर से बिल्कुल अलग होगा, है ना। तो ये आर्बिट्ररली चूजन होता है। इवन हमारे जो फिजिक्स में यूनिट्स हैं वो भी आर्बिट्ररली चूजन है, लेकिन ग्रेजुअली, जैसे वो पत्थर का टुकड़ा वाला एग्जांपल हम लोग फिर से ले, उस वो पत्थर का टुकड़ा हमने आर्बिट्ररली उसे मान लिया कि ये 1 किलोग्राम है, लेकिन धीरे धीरे ये मोहल्ले में सबने एक्सेप्ट कर लिया, सबने मान लिया, है ना। सो आर्बिट्ररली चूजन, बट इट इज वेल नोन, वेल एक्सेप्टेड, वेल एस्टैब्लिश्ड, and gradually it becomes reference standard. अब मान लो तुम कभी बाजार से सब्जी खरीद के भी आए तो सेटिस्फैक्शन के तौर पर तुम उसी पत्थर के टुकड़े से माप के फिर देख लेते हो कि हमारा वजन बराबर है या नहीं है, तो वो क्या बन गया? रेफरेंस स्टैंडर्ड बन गया, है ना। तो यूनिट क्या होता है? अगर हम डिफाइन करें यूनिट को तो कैसे डिफाइन करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, involves comparison with an arbitrarily chosen well defined reference standard of same physical quantity. That standard is called unit. उसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यहां पर इन तीन भारी भरकम वर्ड पे ध्यान देना है: arbitrarily chosen, well defined and reference standard, है ना। और मैंने तीनों टर्म को अलग अलग करके समझा दिया। तो ये है अपना यूनिट, है ना। अब यूनिट के सिस्टम्स भी होते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे यूनिट सिस्टम। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट सिस्टम्स। इवन कई जगह तो ऐसा है कि एक ही कंट्री में दो अलग अलग पार्ट में, या किसी के एक ही स्टेट में दो अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग यूनिट सिस्टम्स चला। खास करके यूरोपियन कंट्रीज में तो हर जगह अलग अलग, हर कंट्री के अपने अलग अलग यूनिट सिस्टम्स रहे। तो क्या मतलब यूनिट सिस्टम का? यूनिट सिस्टम का मतलब है सेट ऑफ यूनिट्स, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स हैं और उनमें से जो कुछ पॉपुलर यूनिट सिस्टम है हम उनकी बात करेंगे।
और इन जनरल मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसे ही सेलेक्ट किया जाना चाहिए, बट इट हैव बीन सेलेक्टेड। तो अलग अलग फिजिकल, अलग अलग यूनिट सिस्टम में मैं इनके बारे में बात करूंगा। लेंथ, मास एंड टाइम। हमारे पास एक यूनिट सिस्टम है MKS यूनिट सिस्टम, हमारे पास एक यूनिट सिस्टम है CGS यूनिट सिस्टम, हमारे पास एक यूनिट सिस्टम है FPS यूनिट सिस्टम। FPS यूनिट सिस्टम में दो तरह का हुआ, एक हुआ FPS मैट्रिक्स सिस्टम और एक हुआ FPS इंजीनियरिंग यूनिट सिस्टम। और देखें हम लोग MKS यूनिट सिस्टम, ये एक मैट्रिक यूनिट सिस्टम है। M स्टैंड फॉर मीटर, ये किलोग्राम और ये सेकेंड। CGS सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS फुट, पौंड, सेकेंड, है ना। लेंथ के लिए MKS यूनिट सिस्टम में मीटर लिया गया, है ना, एब्रिविएशन में M। मास के लिए किलोग्राम लिया गया, एब्रिविएशन स्मॉल के, स्मॉल g। और टाइम के लिए सेकेंड लिया गया, स्मॉल s। CGS यूनिट सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर लिया गया, है ना, cm, स्मॉल c, स्मॉल m, और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। और मास के लिए ग्राम लिया गया, इट इज g। और टाइम के लिए अगेन सेकेंड लिया गया, इट इज स्मॉल s। ये जो FPS यूनिट सिस्टम है ये दो हिस्से में बटा। एक तो मैट्रिक सिस्टम जो डे टू डे लाइफ में हमें जरूरत होती है, और दूसरा इंजीनियरिंग सिस्टम जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यूज हुआ। तुम जानते होगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में शुरू हुआ, तो वहां पर जब इंजीनियरिंग वर्क डेवलप किया तो उन लोगों ने एक अलग यूनिट सिस्टम डेवलप किया जो फिट कर सके इंडस्ट्रीज में, है ना। तो वो मैट्रिक से अलग हो गया और वो FPS इंजीनियरिंग यूनिट सिस्टम बन गया। FPS में लेंथ का यूनिट हो गया फुट, और मास का यूनिट हो गया पाउंड, और टाइम का यूनिट अगेन सेकेंड हो गया, है ना। फुट के लिए हम लोग FT यूज करते हैं, इसके लिए LB लिखते हैं, और सेकेंड के लिए S लिखते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो हमारा है ना, ये तो मैट्रिक था, ये ब्रिटिश मैट्रिक हो गया, इसको कहते हैं ब्रिटिश मैट्रिक सिस्टम। और ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में लेंथ का यूनिट वही रहा फुट, टाइम का वही यूनिट रहा सेकेंड, लेकिन मास को फंडामेंटल के तौर पर सेलेक्ट नहीं किया गया, है ना। यहां पर फोर्स इज टेकन एज फंडामेंटल, है ना। मास इज नॉट अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हियर वी सेलेक्ट लेंथ, फोर्स एंड टाइम एज फंडामेंटल, और फोर्स का यूनिट लिया गया पाउंड, LB से डिनोट करते। अब ये भी LB से डिनोट करते हैं, ये भी LB से डिनोट करते हैं, तो इसको लोगों ने एक तरीका ढूंढा अलग करने का, LB और ब्रैकेट में F लिख दिया, मतलब पॉन्ड विच रिप्रेजेंट्स फोर्स, पॉन्ड जो यूनिट है फोर्स का, और सीधे अगर LB लिखा हुआ है तो ये हो गया कि ये मास का यूनिट है ना। तो इसमें मास का यूनिट, ब्रिटिश इंजीनियरिंग में मास का यूनिट हो गया स्लग, और ब्रिटिश मैट्रिक सिस्टम में फोर्स का यूनिट हो गया पॉन्डल। यहां पर हमारे पास ढेर सारे यूनिट सिस्टम्स हैं, बट
ये अब किसी काम के नहीं रहे। किसी काम के नहीं रहे का ये मतलब नहीं कि बेकार यूनिट सिस्टम्स है। हुआ क्या, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बढ़ता चला गया 19th सेंचुरी में, तो फिर ऐसी स्थिति हो गई, मैंने बताया ही अभी थोड़ी देर पहले कि हर अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग यूनिट सिस्टम, यानी एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के जो डेवलपमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के लिए इनकम्प्रिहेंसिव हो गया, है ना, उनके लिए वो समझ में न आने वाला हो गया। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के एक नया यूनिट सिस्टम डेवलप किया, है ना। एक कमिटी थी, वेट्स एंड मेजरमेंट कमिटी, जिसने एक नया यूनिट सिस्टम डेवलप किया जिसे हम लोग एसआई यूनिट्स कहते हैं। मैं उसके हिस्टोरिकल अकाउंट्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं, तुम सब लोग जानते हो व्हाट इज एसआई यूनिट। सो देखते हैं हम लोग। ये एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, तो आईएस नहीं है, असल में ये फ्रेंच नेम से बना है, सिस्टमी डी पॉइट्स इंटरनेशनली, सिस्टमी डी पॉइट्स इंटरनेशनली, इसीलिए एसआई है ना। और इसका मीनिंग यही है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस एसआई यूनिट सिस्टम में 7+2+ रेस्ट प्लान है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और 2 डेराइव्ड फिजिकल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। और ये रेस्ट है, रेस्ट क्या कहलाएगा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। So 7 fundamental physical quantities are selected, 2 supplementary physical quantities are taken, and rest all are derived physical quantities. Suppose करो कि रिसेंट रिसर्चेज में अगर हमें जरूरत पड़ी किसी नए फिजिकल क्वांटिटी को क्वाइन करने की, तो हम सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को कोशिश करेंगे कि इन 7 और 2 यानी 9 फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन करने की। अगर वो हो गया डिफाइन 7+2 से, यानी 9 फिजिकल क्वांटिटीज से, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री से, देन इट इज क्लासिफाइड एज डेराइव्ड। लेकिन अगर ऐसा न हो सकेगा, उस स्थिति में हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का लिस्ट बढ़ा कर देंगे, है ना, और नए क्वांटिटीज फंडामेंटल में ऐड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है ना। जो कुछ भी नए फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हुए भी हैं, तो वो सब इन्हीं 7+2 से डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए वो डेराइव्ड के कैटेगरी में चला जाता है। कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल लिए गए, ये हम लोग देख लेते हैं और उसके यूनिट्स देख लेते हैं, है ना। तो हमने लिखा यहां पर मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, amount of substance,
and luminous intensity. ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दिया गया, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, है ना। यहां पर मास का एसआई यूनिट क्या लिया गया, किलोग्राम। लेंथ का क्या लिया गया, मीटर। टाइम का क्या लिया गया, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिया गया, एम्पियर। और टेम्परेचर का क्या हो गया, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो गया, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या हो गया, कैंडेला। और इसके जो एब्रिविएशंस हैं वो क्या है, एब्रिविएशंस है किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी, मीटर का एम, सेकेंड का स्मॉल एस, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल के, मोल का एमओएल और कैंडेला का सी। दिस आर द एब्रिविएशंस। यहां पर देखो, जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखें। यहां स्मॉल से लिखा जाएगा अगर पूरा नाम लिखते हैं तो, लेकिन यहां पर सिंगल लेटर से जब डिनोट करते हैं तो ये कैपिटल में है। और यहां पर हमने इसको थोड़ा क्लासिफाई भी किया है। तो ये मास, लेंथ और टाइम से पूरा मैकेनिक्स डील हो जाता है। मैकेनिक्स की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यही 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम से। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो मैकेनिक्स का 3, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए मैकेनिक्स का 3 और इलेक्ट्रिक करंट 1, यानी ये 4 से सारे फिजिकल क्वांटिटीज लगभग एक्सप्रेस हो जाते हैं। और ये जो 2 है, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थर्मोडायनामिक्स के लिए। थर्मोडायनामिक्स में 3+2 प्लान चलता है, यानी 5 फिजिकल क्वांटिटीज से। और ये जो दिख रहा है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक स्पेशल ब्रांच है फोटोमेट्री, जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है। ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है, लाइट का एक पार्ट है फोटोमेट्री। और हम लोगों को फोटोमेट्री पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब सिलेबस में है। इसका मतलब है कि हमारे लिए यूजफुल कितने यूनिट्स हैं अभी, ओनली 6 वी हैव। और ये सप्लीमेंट्री कौन कौन से हो गए, तो सप्लीमेंट्री में एंगल आता है। एंगल 2 तरह के, एक को कहते हैं हम लोग प्लेन एंगल, और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, एब्रिविएशन में हम लोग रैड लिखते हैं। सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन, है ना, SR लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट एब्रिविएटेड। लेकिन क्या कारण है कि हम लोग 2 ही तरह के मेजरमेंट की बात करते थे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। और इनडायरेक्टली जो मेजर किया वो डेराइव्ड हो गया, है ना, और डायरेक्टली जो मेजर किया गया वो फंडामेंटल हो गया। तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों आया, उसका वजह था कि जब हम लोग एंगल को, चाहे वो प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, जब हम उसके मेजरमेंट की बात करते तो वह रेशियो होता 2 सिमिलर क्वांटिटीज, है ना। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं।
जैसे प्लेन एंगल, ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है या कोई आर्क भी हो सकता है, या किसी पॉइंट पर, स्पेस के किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करे उसी को हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। यानी इंक्लिनेशन ऑफ इंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड ऑब्जर्विंग फ्रॉम अ पॉइंट, स्पेस के किसी पॉइंट से किसी लाइन सेगमेंट का जो इंक्लिनेशन मेजर करते हैं वह इंक्लिनेशन क्या कहलाता है? प्लेन एंगल कहलाता है। अगर कोई कर्व लाइन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से अगर इसके दोनों एंड पॉइंट्स का इंक्लिनेशन मेजर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल हो जाएगा। और इसी प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से मान लो डिनोट करते हैं। सपोज करो कि ये लेंथ आर है, ये भी लेंथ आर है और ये एल है, तो यहां पर थीटा इक्वल्स हम लिखेंगे एल अपॉन आर, है ना। शर्त इतना ही है कि थीटा किस यूनिट में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ये फॉर्मूला तुमने हो सकता है पढ़ा हो। तो यहां पर जो एंगल आया, ये लेंथ, ये लेंथ आर का लेंथ और ये इसका रेडियल लेंथ आर, तो यह भी लेंथ, यह भी लेंथ। अब मुझे बताओ, यह तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ लेंथ पे, तो ये उस हिसाब से फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसे क्या होना चाहिए? डेराइव्ड होना चाहिए, है ना। बट अगर डेराइव्ड है तो उसके यूनिट इन्हीं में से होने चाहिए, लेकिन ये तो यूनिटलेस हो जाएगा। लेंथ का भी यूनिट मीटर और आर का भी यूनिट मीटर, सो मीटर बाय मीटर यूनिटलेस। लेकिन जब हम एसआई यूनिट्स बना रहे हैं, है ना, ये 19th 20th सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूं, उससे कई 100 साल पहले से एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है रेडियन में। तो एंगल का मेजरमेंट पहले से किया जा रहा है, एंगल का यूनिट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम फंडामेंटल में नहीं रख सके, क्योंकि ये फंडामेंटल पे डिपेंड करता है और डेराइव्ड इसे हम कह नहीं सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग यूनिट ले लिया, एंड वी कॉल इट सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना। हम लोग इसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसी तरह से सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल या स्पेस एंगल, अभी हम लोग इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कैसे, और इसका और फाइन फॉर्मूला क्या निकलेगा। अभी एकदम सिंपल फॉर्मुलेशन कैसे हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सॉलिड एंगल में क्या है कि यहां पर हमने एक एरिया लिया, यहां पर क्या लिया था? लाइन लिया था, और ये एरिया है, और इस एरिया का जो सरकमफेरेंस है, वह सरकमफेरेंस स्पेस के किसी पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन देता है, उस इंक्लिनेशन को हम लोग मेजर करते हैं यहां पर, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे तुमने आइसक्रीम खाया, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है, उसका जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स पॉइंट पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल। ये बिल्कुल 3 डायमेंशनल एंगल है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेस एंगल कहते हैं, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ओमेगा से, है ना, कैपिटल ओमेगा से इन जनरल। सो ओमेगा इक्वल्स, अगर ये भी आर और ये भी आर है, बहुत सिंपल केस ले रहे हैं अभी हम लोग, और ये एरिया ए है, तो हम कहेंगे इसे ए बाय आर स्क्वायर। अब यहां फिर देखो क्या स्थिति खड़ी होगी? एरिया यानी मीटर का स्क्वायर, एरिया का यूनिट, और बाय आर लेंथ का स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, सो इट शुड बी यूनिटलेस। ये यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन इसके भी यूनिट पहले से एग्जिस्टिंग है। क्या यूनिट है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब सॉलिड एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है ना। तो ये था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे।
और फिर हम लोग उसमें डायमेंशंस की बात करेंगे, है ना, कि डायमेंशंस क्या होता है, और फिर उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।